काफी टाइम से हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसके तहत हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक वीडियो, उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी के रिगार्डिंग, फिर अभी एक दिन पहले ही आईपीओ का क्या प्रोसेस होता है, इन सबको हमने कवर किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना समझेंगे, जो कि इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर किस तरह हम शेयर्स पहचाने, इतने सारे शेयर्स हैं, किसको खरीदें, किस वक्त खरीदें, पता नहीं चलता है कि क्या ये सही टाइम है खरीदने का या नहीं, अभी प्राइस और गिर जाएगा, क्या अभी प्राइस यहाँ ले ले यहाँ से बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये सही सवाल है, ये हर किसी के जहन में आता है और आना भी चाहिए। तो वो जो मुझसे सवाल करते हैं कि कौन सा शेयर्स खरीदें पता नहीं चलता है, मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको कोई और चीज खरीदनी होती है, जब आप मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो क्या आप जाते ही कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हो, जितना पैसा वो बोलता है आप दे देते हो और उसे खरीद के ले आते हो? बिल्कुल नहीं होता होगा ऐसा, कोई नहीं करता ऐसा। आप 10 दुकानों में जाते हो, राइट, प्राइस कंपेयर करते हो, क्वालिटी कंपेयर करते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं आप देखते हो, उसके बाद सेलेक्ट करते हो, राइट। चलो आप मार्केट में नहीं जाते हो, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग। ऑनलाइन शॉपिंग में ही एक प्रोडक्ट के अलग अलग ब्रांड्स के 10 प्रोडक्ट हम देखते हैं, राइट, कंपैरिजन करते हैं, फिर हम रिव्यूज भी पढ़ते हैं। उन सब चीजों को देखने के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ, दिस इज द राइट प्रोडक्ट, वी शुड बाय, राइट। तो ये चीज तो हर जगह एप्लीकेबल है ना, ये तो यूनिवर्सल है कि इसी तरह आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले बिल्कुल डीप रिसर्च जैसा आप करते हो, एनालाइज करते हो, तो ये तो शेयर्स के लिए भी अप्लाई होगा। वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको लॉन्ग रन में रिटर्न देगा, शॉर्ट रन में भी देता है। तो आप उसके लिए कैसे नहीं रिसर्च करना चाहते हो, आप मुझे ये बताओ। तो इसका मतलब आपको टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। जहां जिस कंपनी के आप मालिक बनने जा रहे हो, शेयर्स खरीदने जा रहे हो, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारे पैरामीटर्स को चेक करने पड़ेंगे। तभी आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि हाँ, दिस इज द राइट शेयर टू बाय, राइट। तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिसके तहत हम पहचान पाए कि हाँ, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। ऑब्वियसली कभी भी मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते कि कब एकदम एग्जैक्ट है और कब कब आपको खरीद लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए एक कहावत भी कही जाती है कि जनरली लोग कहते हैं खरीद लिया, उसके बाद और गिर जाता है स्टॉक, तो अफसोस करते हैं अरे यार अब खरीदना चाहिए था, राइट। या मान लो वो इस इंतजार में रहते हैं कि अभी और गिरने देते हैं, बट वहां से बढ़ जाता है शेयर, तो वो सोचते हैं कि अरे उसी टाइम खरीद लेता तो फायदा होता। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, कभी भी आप बिल्कुल लो पे ना तो खरीद सकते हो, और ना ही बिल्कुल जब वो शेयर्स अपने पीक पे, हाई पे पहुंच जाए, वहां पे आप बेच दो, ऐसा भी नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब से कहा जाता है, दो ही लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि कोई शेयर अपने बिल्कुल लाइफ टाइम लो पे है तो आपने खरीद लिया, और जब वो एकदम हाई पे है एग्जैक्टली आपने उस टाइम में बेच दिया, तो वो तो सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन गया, सबसे ज्यादा मुनाफा वही कमाएगा। तो मैंने कहा ऐसा दो लोग ही कर सकते हैं। वो दो लोग कौन से हैं? एक तो या तो वो ऑलमाइटी है, गॉड, या दूसरा लायर, जो ऐसा कहे कि हाँ मैंने बिल्कुल लो पे खरीदा और बिल्कुल हाई पे बेच दिया। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है जनरली, राइट। तो अब क्या किया जाए? ओके, इसके लिए आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में थोरो स्टडी करना पड़ेगा। थोरो स्टडी का मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक अच्छा है, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, इसकी अर्निंग्स भी काफी अच्छी रही है, रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी हर साल 10%, 20%, 50% से बढ़ता जा रहा है, और ये ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रही है जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, राइट। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो आज से हम यही शुरू करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हमें चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप लोगों का YouTube चैनल इरफान अहमद पे वेलकम करता हूं। हम शुरू करते हैं आज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को
रीड करना। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आज ईपीएस की। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कुछ कमाने के लिए ही कर रहे हैं। और हम कमाएंगे कैसे स्टॉक मार्केट से? आपने शेयर खरीदा, वो शेयर आपको कितना कमा के देगा, वही तो आपकी कमाई होगी। तो इसी को कहते हैं अर्निंग पर शेयर। अब कमाई किस तरीके से हो सकती है? या तो आपने जो शेयर्स खरीदा, मैंने डिविडेंड पॉलिसी वाले में सारा बताया था कि आपने शेयर खरीदा, आपको हर साल डिविडेंड मिल रहा है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, या आपने जो शेयर्स खरीदा है उसके प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। तो ये तरीके, या फिर आपको बोनस इश्यू मिल जाए, राइट इश्यू मिल जाए, जिससे आपके शेयर्स के नंबर बढ़ जाएंगे और फिर ग्रोथ होता है और आगे तो आपका मुनाफा और ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो अब हम देखें कि ये ईपीएस है क्या और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर में दो चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, एक तो अर्निंग और दूसरा शेयर। तो अब अर्निंग क्या होता है? अर्निंग का मतलब है कि जो कंपनी है जिसके स्टॉक्स हमने बाय किए हैं, वो पैसा जितना कमाती है, रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं अभी, प्रॉफिट की नहीं, यानी कि वो कितना टोटल उसकी अर्निंग है, रेवेन्यू है, वो कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो जो भी सामान बना रही है उसको बेच देने पे जो टोटल पैसा आ गया, वो उसका टोटल रेवेन्यू है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम मोबाइल फोन बना रहे हैं, हम मतलब जो कंपनी है उसने एक मोबाइल फोन बनाया और उसको 10,000 रुपए का प्राइस रखा और उसने 100 यूनिट्स उसके बेच दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? 10,000 एक फोन का, और कितने यूनिट बेचे उसने? 100, यानी कि 10 लाख रुपए जो आए वो क्या है? उसका टोटल रेवेन्यू, राइट। अब वो जो फोन बना है उसमें काफी सारे खर्चे हैं, या जो मैंने बोला कि वो सेल कर दिया 100 यूनिट, वो ऐसे ही तो सेल नहीं हुआ होगा, उस सेल करने में भी काफी सारे खर्चे आते हैं। तो हम एक बार देख ले वो खर्चे क्या क्या है। सबसे पहला कि वो जो फोन बना है उसमें काफी सारा मटेरियल लगा होगा, जो भी यूज हुआ है उसको हम कहते हैं, उस गुड्स का जो मटेरियल लगा है उसका कॉस्ट, राइट। उसके बाद उसको जिन्होंने बनाया है, लेबर वगैरह लगे होंगे, उसके खर्चे आए होंगे, उसकी सैलरी, वेजेस जो भी है, या कंपनी जहां पे काम कर रही है वहां पे बहुत सारे और खर्चे होते हैं, पावर का है, फ्यूल का है, एनर्जी जो भी लग रहा है, या इसके बाद हम देखें तो जहां पे वो काम कर रही है रेंट है, राइट। रेंट मतलब जिस जगह पे फैक्ट्री है उसका रेंट भी जाता है। अब आप कहोगे सर अपना भी तो हो सकता है वो फैक्ट्री, बिल्कुल अपना भी है तो भी उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, राइट। क्योंकि आप अगर उस जगह को अपने लिए यूज नहीं करते तो आप किसी और को रेंट पे दे देते, वहां से आपको रेंट मिल जाता, वो तो नहीं मिल रहा ना, क्योंकि आप उस जगह को अपने काम के लिए यूज कर रहे हो। ओके, इसके बाद मान लो फोन बन गया, अब बेचने में भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, कहीं ना कहीं उसका शोरूम होता है, उसका रेंट जाता है, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं जो या सेल कर रहे हैं उसका भी जाता है सैलरी। आप देखते होंगे टीवी पे एड्स आ रहा है, न्यूज़पेपर में एड्स आ रहा है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, राइट। अब और भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे मैं फटाफट बता दूं, इंटरेस्ट का खर्चा जाता है, आप लोन लेके काम कर रहे हो उसका इंटरेस्ट जाएगा। ओके, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें कंसीडर करना चाहिए, कंपनी करती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि कोई भी फैक्ट्री है जहां पे मशीनरी लगी हुई है, प्लांट है, वो जब आपने खरीदा उसका एक टाइम पीरियड होता है 10 साल, यानी कि 10 साल बाद उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो आपने स्टार्टिंग में तो एक बार पैसा लगा दिया, फिर 10 साल बाद फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एकदम से पैसे फिर वापस लगाना मुश्किल होता है। तो इससे बेहतर क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ हम डेप्रिसिएशन के लिए पैसा अलग करते जाएं, जो कि 10 साल बाद हमारे पास एक मुश्त पैसा आ जाए, राइट। तो ये सब खर्चे कंसीडर करने के बाद कंपनी का जो उस टोटल रेवेन्यू से अगर हम ये सब माइनस कर दें तो जो बचता है उसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या क्या खर्चे हमने माइनस किए? वो गुड्स बनाने में जो खर्चा आया, वो सैलरी जो हम दे रहे हैं लेबर को या मैनेजर्स को, वो सारे जो इंटरेस्ट के खर्चे आ रहे हैं वो दे दिया, डेप्रिसिएशन का दे दिया, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। अब जो पैसा आया, मैं कह रहा हूं कि 10 लाख का कंपनी ने बेचा, उसमें से ये खर्चे आ गए 5 लाख, माइनस कर दिया, बचा 5 लाख। ये 5 लाख क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स भी तो लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, चलो 25% है ये, राइट।
तो 5 लाख जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पे 25% क्या चला जाएगा, टैक्स जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1,25,000। तो आप 5 लाख में से 1,25,000 माइनस करते हैं तो बचा क्या, 3,75,000। ये कंपनी का नेट प्रॉफिट है, यानी कि वो कंपनी सब कुछ माइनस करने के बाद खर्चे वर्चे जो बच रहा है अब उसके पास एट द एंड, वो क्या बच रहा है, 3,75,000। इसको हम बॉटम लाइन भी कहते हैं। ओके, अब ये तो आ गई अर्निंग्स, पूरे कंपनी की अर्निंग्स। हमें पहुंचना कहां तक है, अर्निंग पर शेयर तक, यानी कि ये पूरे कंपनी की कमाई है। अब हमें देखना है उस कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू कर रखे हैं। शेयर्स का मतलब कितने सारे लोग हैं जो उस कंपनी के मालिक हैं, जिनके बीच में ये पैसा बंटना चाहिए या बंटता है, राइट। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो हमारे पास जो शेयर्स होल्डर है उस कंपनी के, वो टोटल शेयर्स होल्डर है 1 लाख। 1 लाख शेयर्स है उस कंपनी के टोटल। तो यानी कि अर्निंग पर शेयर अब क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। यानी कि 3,75,000 टोटल अर्निंग, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1 लाख आ गया। तो अर्निंग कितना आया, 3.75, यानी कि 3.75 रुपया पर शेयर। इसी को हम कहते हैं ईपीएस, राइट। तो एक ये पैरामीटर है कि वो कंपनी पर शेयर कितना कमा के अपने शेयर होल्डर को दे रही है। ये नंबर मैंने जस्ट ऐसे ही लिया है, ये ज्यादा भी होता है कम भी होता है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। अब बात आती है, क्या हम सिर्फ ईपीएस को देख के शेयर्स खरीद लें, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैंने एक पैरामीटर बताया है, और अर्निंग पर शेयर ऊपर नीचे भी होता रहता है बहुत सारे फैक्टर की वजह से। मैं इसमें कुछ फैक्टर्स बता देता हूं। अब हम अभी सपोज करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी की, हर कंट्री की जो हालत है वो बहुत खराब है। और वो क्यों खराब है, एक सेंटिमेंट्स है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हर कंट्री में आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, टैक्स रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या है ना कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कम हो रही है, और एक एक्सपेक्टेशन भी है कि कम हो जाएगी। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसकी प्रॉफिट अगर कम होगी, मैंने आपको बताया कि ईपीएस आता कैसे है, हम न्यूमरेटर में ही ले रहे हैं टोटल अर्निंग्स। तो अगर टोटल अर्निंग्स ही कम हो जाए, नंबर ऑफ शेयर्स तो अभी भी उतना है, तो क्या हो जाएगा, ईपीएस कम हो जाएगा। कई बार होता है कि चीजें बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल बूम है, खूब डिमांड है, खूब सेल हो रही है, अर्निंग्स भी खूब है, तो उस केस में अर्निंग्स बढ़ गया, नंबर ऑफ शेयर्स अगर उतना ही है तो ईपीएस बढ़ जाएगा। तो हमें देखना होता है कि जिस टाइम में हम उसको चेक कर रहे हैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स को या ईपीएस को, तो क्या सिचुएशन है, क्या सब कुछ नॉर्मल है, क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन तो वर्क नहीं कर रहा है। ये दोनों वे में हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी कि चीजें अच्छी नहीं चल रही है, और बूम भी हो सकता है, चीजें बहुत अच्छी चल रही है। तो हमें एक नॉर्मल टाइम पीरियड को कंसीडर करना होता है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप करंट नहीं, आप पास्ट के डेटा को देखें। आप 4-5 साल का डेटा उठा के देख लें कि 4-5 साल में कंपनी का टोटल अर्निंग ग्रो हुआ है या नहीं, राइट। उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ओवर द ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और आगे भी अच्छा करने की उम्मीद है। और दूसरी तरीके से ईपीएस कैसे बढ़ सकता है, हो सकता है कोई कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में, कितनी बार कंपनी बाय बैक कर लेती है। तो बाय बैक करने का मतलब क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसको खुद खरीद लिया कंपनी ने, टीसीएस ने बाय बैक किया था अपना शेयर्स, इसका मतलब अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो इससे भी ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करना चाहिए। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अभी हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। अगर आपको और डेप्थ में एनालाइज करना है, और आपको करना भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स को देखें। कॉम्पिटिटर्स का मतलब कि सेम इंडस्ट्री में और फर्म्स के ईपीएस क्या है। जैसे मैंने अभी टीसीएस का एग्जांपल लिया, तो आप विप्रो का अर्निंग पर शेयर्स देख सकते हैं, आप इन्फोसिस का अर्निंग पर शेयर्स देख सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज है, एचसीएल है, जो कि ये कौन सी कंपनी है जो आईटी सेक्टर में काम कर रही है, राइट। तो अब इसके लिए भी हमें यही देखना होगा कि अर्निंग्स ग्रोथ क्या है,
नंबर ऑफ शेयर्स कंपनीज के अलग हो सकते हैं, तो हमें दोनों बात का ध्यान रखना होगा कि किस कंपनी का अर्निंग ग्रोथ कितना हो रहा है ओवर द इयर्स और उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं। कई बार हो सकता है अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको दिखे किसी कंपनी का ईपीएस तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट आप दूसरी तरफ पाएंगे कि उस कंपनी का अर्निंग्स इतना ज्यादा ग्रो नहीं किया, कम है। तो क्यों होगा उसका ज्यादा? हो सकता है उसके मार्केट में जो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड है वो बहुत कम है, तो ईपीएस ज्यादा होगा। तो हमें दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना है कि ग्रोथ रेट क्या है अर्निंग्स का, कंपनी कितना पैसा कमा रही है और हर साल उस अर्निंग्स में कितना ग्रोथ हुआ है। तो इससे हमें ऑन एन एवरेज आइडिया मिल जाता है कि हाँ कंपनी इस तरह कमाती आ रही है और ऐसा ही कमाती रहेगी आगे। दिस वाज द वन ऑफ द पैरामीटर्स जिसको हमें देखना चाहिए। हम आगे बात करेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पैग रेशियो है, बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम एक एक करके इन हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि किस तरह हमें सही स्टॉक चुनना चाहिए कंप्लीट थॉरो रिसर्च करने के बाद।